गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आसिफ रशीद मुझे कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहता है और 8:35 से आगाज होता है। 2 मिनट ऊपर ही इस वक्त हो चुके हैं, लेकिन मुख्तलिफ मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में भी रहेंगे जिनकी तरफ हम एक एक करके जाएंगे। चाहे जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम नई दिल्ली के अंदर इस वक्त क्या है, दारुल हुकूमत में आज दिन भर क्या सरगर्मियाँ रहने वाली हैं, उत्तर प्रदेश तक जो कुछ मामलात सामने आए उस पर मुल्की सियासत इस वक्त किस तरफ जा रही है, और साथ ही साथ कुछ बैनुल-अक़वामी और कौमी खबरें जब आपके सामने रखेंगे तो बैनुल-अक़वामी मामलात भी आपके सामने रखेंगे, जहां दुनिया भर के अंदर इस वक्त मुख्तलिफ मामलात मुख्तलिफ मालिक के सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जहां तक बात है तो एक दुख भरी खबर के साथ प्रोग्राम का आगाज थोड़ी देर में करेंगे। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां, लेकिन उससे पहले हुकूमत का एक बड़ा फैसला, बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की एक कोशिश है। इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर्स की भी बात होगी जहां मुसलसल कार्रवाइयां चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर जब जम्मू कश्मीर से वापस नई दिल्ली से जम्मू कश्मीर पहुंचे तो क्या कुछ खास रहा। इसके अलावा सरकार का एक और फरमान महकमा सेहत में काम करने वाले लोगों के लिए, मुलाजमीन के लिए, और महकमा सेहत के अंदर क्या कुछ तब्दीलियां आने वाले दिनों में होंगी वो आपको बताएंगे। जम्मू के अंदर कुछ बड़ी तब्दीलियां इंतजामिया की जानिब से, और एक बड़ा सर्वे जम्मू कश्मीर के लेकर, जहां पर हम कल से बता रहे हैं कि नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे जो पिछले 3-4 दिनों से मुसलसल जम्मू कश्मीर के मुतालिक रिपोर्ट्स बता रहा है, आज भी एक बड़ी रिपोर्ट आपको बताएंगे कि किस कदर शहरी और देहाती जिंदगी में फर्क आज के वक्त में महसूस किया जाता है। एक रिपोर्ट डिटेल्स में आपके सामने रखेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे इस प्रोग्राम को मजीद आगे ले जाने के लिए, लेकिन प्रोग्राम में मेरे साथी गौहर कुचे मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अब जरा आगाज करेंगे प्रोग्राम का हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। आज खास क्या है वो बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे अब तय फॉर्मेट के मुताबिक। आज के तारीख में आज के दिन के हवाले से आज क्या कुछ हुआ है। आज 20 मई है और 20 मई के रोज़ क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। जी हाँ नाजरीन, तो तारीख में आज 20 मई मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। आज के दिन ही यानी कि 20 मई 526 में शाम में जलजले से 2.5 लाख अफराद हलाक हो चुके हैं। ये 20 मई 526 और साल 1970 में न्यूयॉर्क में 1 लाख शहरियों ने वियतनाम में अमेरिकी पॉलिसियों के हक में मार्च किया। वो आज ही का दिन था यानी कि 20 मई 1970। और आज ही के दिन साल 2011 में वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने ऑयल रिफाइनरी को कौम के नाम वक्फ किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन पाकिस्तान ने साल 2003 में अस्करियत पसंद तंजीम हिज़्बुल मुजाहिदीन पर पाबंदी लगा दी थी, वो साल 2003 था और तारीख थी 20 मई। और आज ही के दिन यानी कि 20 मई 1784 में बरतानिया और हॉलैंड ने अमन माहदे पर दस्तखत किए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1293 में जापान में जलजले से 30,000 अफराद हलाक हुए। और अफगानिस्तान में भी तालिबान ने 2001 में हिंदुओं की इलाहिदा शिनाख्त के लिए ड्रेस कोड बनाया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन यानी कि 20 मई साल 2012 में इटली में आने वाले जलजले में 27 अफराद हलाक हुए थे। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से कुछ अहम मालूमात जो हमने आपके साथ शेयर की है मुल्की और आलमी सतह पर। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर। प्रोग्राम का आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद, अहम मालूमात के बाद आपको खबरों की तरफ लिए चलते हैं और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर सबसे पहले आपको लिए चलेंगे। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। रात देर गए से कार्रवाइयां चल रही हैं, लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन तफसीलात मिल रही हैं, खूनी नाला वो इलाका जहां पर अब तक सैकड़ों अफराद मुख्तलिफ हादसा में अपनी जान गंवा चुके हैं। खूनी नाला रामबन के अंदर जहां हादसा पेश आया है और ज़ेर तामीर सुरंग यहां पर गिर गई है। वो टनल जिसको अभी बनाने का काम चल रहा था और मजदूर यहां पर काम में मसरूफ थे, और अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक तकरीबन 8 अफराद मलबे के नीचे जो दबे हैं, इनमें 8 अमवात की जो है वो खदशा जाहिर किया जा रहा है। खूनी नाला के अंदर हादसा रात के वक्त पेश आया जब लाइट्स का भी यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अभी जो हमारी जानकारी है कि इस ज़ेरे तामीर जो सुरंग है या जो टनल है जो रामबन रामसू के नाम से भी जानी जाती है, तस्वीरें आपके सामने रात से सुबह तक खूनी नाला की, जहाँ पर मकामी लोग, इसके अलावा जो बाकी बचाव टीमें वो मसरूफ नजर आई। लेकिन एक शख्स जो बताया जाता था कि मलबे से जख्मी हालत में रात को निकाल लिया गया था,
अभी जो जानकारी मिल रही है 7 से 8 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी होगी, ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा है। चूंकि हादसा दर्दनाक था और जो तफसीलात अब आहिस्ता आहिस्ता निकलकर सामने आ रही हैं कि नेशनल हाईवे के ऊपर चूंकि कई मंसूबे चल रहे हैं, उनमें एक मंसूबा ये भी था जो रामसू रामबन टनल था और खूनी नाला के मकाम पर इस टनल को तामीर किया जा रहा था। सीधा रामबन आपको लिए चलते हैं, हमारे नुमाइंदे नदीम इकबाल हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त है। नदीम, क्या कुछ जानकारी है, पूरी घटना कैसे हुई, कैसे यह हादसा हुआ, रात से अब तक का अहवाल क्या कुछ है? बिल्कुल, देखिए आसिफ, मैं आपको का काम चल रहा है, उसकी ही एक जो टनल बन रही थी और उसका ऑडिट जो था उसका कुछ हिस्सा जो है धंस जाने की वजह से रात को उसके नीचे कुछ गाड़ियां आ गई थी। जहां फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो पहले तो इब्तिदा में ये बताया गया था कि 4 से 5 लोग मलबे के नीचे दबे हो, लेकिन फाइनली अभी क्योंकि पूरी रात भर ये जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वहां पे 2 लोगों को जख्मी हालत में निकाला गया था, जिनमें से एक विश्व गोला है जिनकी उम्र 33 साल है झारखंड से, और अमीन है जिनकी उम्र 26 साल है जम्मू कश्मीर से, यानी इन 2 लोगों को जख्मी हालत में निकाला गया था। लेकिन अगर बाकी लोगों की जो अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, 10 लोगों की फहरिस्त जो है ऑफिशियल सोर्सेज से हमारे सामने आई है, जिसमें जादव रॉय है वेस्ट बंगाल से है 23 साल उम्र है, गौतम रॉय है 22 साल वेस्ट बंगाल से, सुधीर रॉय 31 साल वेस्ट बंगाल से, दीपक रॉय 33 साल वेस्ट बंगाल से है, परिमल रॉय वेस्ट बंगाल से 33 साल उम्र है इनकी, शिव चौहान है इनकी 26 साल उम्र है, आसाम से है, नवराज चौधरी है 26 साल नेपाल से है, खुशी राम है नेपाल से 25 साल उम्र है इनकी, मुजफ्फर 38 साल उम्र है जम्मू कश्मीर के हैं, और इशरत 30 साल है उम्र इनकी 30 साल है और जम्मू कश्मीर से। यानी कुल मिलाकर अगर अभी तक देखें आसिफ हम, ये जो कोलैप्स हुआ है ऑडिट जो खूनी नाला टनल की थी उसके कोलैप्स की वजह से 3 जो गाड़ियां इसकी जद में आई थी, जहां तक हम लोगों की बात करें जो वहां पर काम कर रहे थे, जिसमें से 10 अभी तक मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिसमें से अगर हम देखें कि 9 गैर रियासती है और 1 जो है जम्मू कश्मीर का है। नदीम जरा ये बताया गया क्योंकि खबर आ रही है कि वहां पर कुछ ब्लास्ट हुआ, मतलब काम के दौरान जो ब्लास्ट करते हैं उस सिलसिले में जब ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद ही जो पूरी पहाड़ी है वो उन पर गिराई है, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। जी बिल्कुल, देखिए गौहर साहब, अभी ये कहना कबल वक्त है क्योंकि जिस वक्त ये कोलैप्स हुआ है उसके बाद हर एक की कोशिश यही रही है कि जो भी लोग वहां फंसे हुए थे उन्हें निकाला जाए। अब राज क्या है इस तमाम का, ये तो बाद में जो है तहकीकात की जाएगी, लेकिन फिलहाल तो हर एक की कोशिश है कि जो भी लोग वहां पे फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाए, क्योंकि कल शाम जिस वक्त की वारदात रूनुमा हुई उसके बाद वहां पे हमने देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारे जो लोकल यहाँ की एनजीओ है उनके वॉलेंटियर तमाम लोग वहां पहुंचे, और हमने देखा कि डेप्यूटी कमिश्नर रामन, एसएसपी रामन, डीआईजी, बीकेआरएन तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए और रेस्क्यू की जो है पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो मलबे के नीचे दबे लोग हैं उन्हें निकाला जाए, और उसके बाद ये तमाम चीजें जो है पता लगवाई जाएंगी, इंक्वायर किया जाएगा मैटर की ये तमाम जो वारदात ये हुई कैसे। लेकिन फिलहाल सबकी तवज्जो रेस्क्यू पर है। कितने लोगों की अभी तक मौत की खबर है या ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन हुई है, या जो डेटा निकलकर सामने आया है कितने लोग काम में मसरूफ थे, जिनमें से जो आप बता रहे हैं कि रात से भी कुछ लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि जहां तक अगर हम कुल मिलाकर इस पर बात करें तो 12 लोग जो हैं इसमें थे, काम कर रहे थे, जहां 12 में से 2 को जख्मी हालत में निकाला गया है, लेकिन 10 लोग अभी तक लापता है यानी मलबे के नीचे है। अब वो जख्मी हालत में क्या है वो तो कहना अभी कबल वक्त हो गया, इसलिए 10 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। ये चीज भी नोटिस में आई थी कि भारी मशीनरी जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था यहाँ पर इंसानों के अलावा, यानी एक तरफ जो मैन काम कर रहे थे लेकिन मशीनरी भी मलबे के नीचे दबी है, तो क्या वो भी एक बड़ा नुकसान है? कुछ इसके मुतालिक भी कोई ऑफिशियल कमेंट किया गया है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे जानी माली नुकसान तो जरूर हुआ है, और वहाँ देख रहे क्योंकि एक्सकेवेटर इसमें एक है, हमारे पास डंपर एक है, बूमर है, तो ये 3-4 गाड़ियां थी वहां पे, उसमें जो उनके ऑपरेटर है वो भी है, हो सकता है जो कोऑपरेटर हो वो भी वहां पे है, और बाकी जो मजदूर काम कर रहे थे वो तमाम लोग हैं जो इस वक्त मलबे के नीचे दबे हुए हैं। वहीं रेस्क्यू की अगर हम बात करें तो रेस्क्यू के लिए भी मैन एंड मशीनरी दोनों को इस्तेमाल में लाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इन लोगों को बाहर निकाला जाए। जैसा कि आप बता रहे हैं नेशनल हाईवे के ऊपर बहुत करीब ये हादसा हुआ, तो क्या ये एग्जैक्ट लोकेशन ऐसी है कि नेशनल हाईवे के ऊपर ट्रैफिक भी या मामूल की सरगर्मियां भी मुतासिर हुई हैं? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि हाईवे के बिल्कुल पास करीब ये हादसा रूनुमा हुआ है, लेकिन एक चीज क्योंकि 4 लेनिंग का जो काम चल रहा है उसकी टनल का पार्ट था, टनल का जो ऑडिट था
ये वो धंस जाने की वजह से हुआ है। हालांकि इस पर अगर हम हाईवे पर बात करें तो हाईवे पर जो है ट्रैफिक मुतासिर नहीं होगा, जो ट्रैफिक और नॉर्मली चलता रहेगा, क्योंकि एक अलग से मुतबादिल मान लीजिएगा इसे, एक मुतबादिल टनल बन रही थी अल्टरनेट था हाईवे का, लेकिन इससे हाईवे पर ट्रैफिक पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। एक चीज और भी नदीम पता चल रही है कि टनल का वो हिस्सा जहां से मलबा अंदर से बाहर लाया जाता था, यानी एग्जैक्ट एक तरह से गेटवे कहें इस टनल के लिए, वहां पर यह हादसा पेश आया है। सुरंग अभी तक कितनी तैयार थी, कितनी अभी तक खुदाई हुई थी या तामीरात का हिस्सा थी? एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर जहां मलबा इकट्ठा किया जा रहा था, यहां से बाहर आ रहा था, वहां पर यह हादसा हुआ है, या कुछ अंदर की भी इतलात हैं कि टनल के अंदर भी जहां कंस्ट्रक्शन का काम था वहां पर भी नुकसान वगैरह हुआ है कुछ? जी बिल्कुल, देखिए आज से जिस टनल का काम चल रहा है, अगर उसकी हम काम की बात करें तो लगभग 80% का काम जो है कंप्लीट है लगभग। ये आरडीएक्स है, ये टनल के अंदर नहीं बल्कि जो आरडीएक्स है जिसे एसओएस टनल कहा जा रहा है, तो ये उस टनल के अंदर हादसा पेश आया है और उसके जो है कुछ हिस्सा धंस जाने की वजह से इसकी जद में तमाम गाड़ियां और तमाम लोग आए हैं, जो अभी तक रेस्क्यू चल रहा है। ये ऑडिट का मामला है, ऑडिट के अंदर की वारदात है। जबकि टनल की बात करें तो उसका काम जो है चल रहा था, लगभग 80 से 85% काम मुकम्मल हो गया है और ये कहा जा रहा था कि जल्द ही इस टनल को शुरू किया जाएगा, जो है गाड़ियां उस पर चलने की इजाजत मिलेगी, लेकिन उससे पहले ये वारदात कल रात रूनुमा हुई। खूनी नाला से इस टनल का आगाज होता है, कौन सा ये डिस्टेंस कवर करता है, कहां तक? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, ये खूनी नाला से अगर हम देखें तो खूनी नाला से पंथियाल के पास में जो है इस टनल का बिल्कुल एग्जिट होगा। खूनी नाला से जब एंटर होते हैं तो पंथियाल तक आप जाएंगे इस टनल के जरिए से, और उसके बाद अगर आप देखें तो साथ में एक दूसरी टनल का काम भी चल रहा है, लेकिन ये वो टनल है जो पंथियाल खूनी नाला वाली टनल है, जिसके ऑडिट पर ये वारदात रूनुमा हुई। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। दिन भर नजर रखिएगा। टनल जिसका काम चल रहा था खूनी नाला के मकाम पर, रात देर गए की तस्वीरें आपके सामने हैं और इस बीच ये हादसा उस वक्त पेश आया है जब अभी तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिसकी कंफर्मेशन अभी तक ऑफिशियली नहीं हो पा रही है कि क्या ब्लास्टिंग का काम था जिस दौरान पहाड़ गिरकर पूरा खिसक कर नीचे चला आया, और 80% टनल का काम जो हमारे नुमाइंदे नदीम बता रहे थे कि मुकम्मल हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन टनल जो है वो लास्ट फेज में इसका काम चल रहा था और जो एंट्री पॉइंट है वहां पर यह हादसा पेश आया है। और ये सुबह की तस्वीर है, बचाव कार्रवाई चल रही है, मशीनरी का इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन वो मशीनरी जो पहले इस्तेमाल की जा रही थी वो कैसे मलबे के नीचे निस्तो नाबूद हो गई है, बर्बाद होती नजर आई है, वो भी आपके सामने तस्वीर है। आज सुबह की तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की गुलिस्तान न्यूज पर पहली तस्वीर सुबह की आप देख रहे हैं, इससे पहले रात की तस्वीर हमने आपको बताई थी। एहतियातन जम्मू कश्मीर पुलिस भी यहां पर चूंकि मूवमेंट किसी तरह की ना हो, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कोई खलल ना पड़े, और नेशनल हाईवे पर आमतौर पर देखा गया है कि जब कभी मशीन अपना पंजा मारती है तो ऊपर वाला एक लंबा एरिया खिसक कर नीचे आ जाता है, चाहे वो रेत हो या फिर पत्थर हो, स्टोन शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। इस तरह के सारे मामलात से बचने के लिए भी एहतियात बरती जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद ली जा रही है, आर्मी नजर आ रही है, सिविल इदारों के लोग हैं, इसके अलावा मकामी लोगों की मदद जरूरी ली जाएगी, यकीनन उनकी मदद इंतजामिया की तरफ से ली जाएगी। लेकिन 10 लोग अभी भी, जो इस वक्त हमारे नुमाइंदे कंफर्म कर रहे हैं कि 2 लोगों को जख्मी हालत में निकाला गया था, इनमें एक का वेस्ट बंगाल से ताल्लुक है, डिटेल्स आपके सामने रखी हैं, लेकिन इनमें से जो अभी तक ये हादसा पेश आया है 10 लोग लापता हैं। अब ये 10 लोग जख्मी हालत में हैं या इनकी मौत हुई है ये कहना मुश्किल होगा इस वक्त, लेकिन रात देर गए का चूंकि मामला है और अभी तक 7 से 8 घंटे बीत चुके हैं 12 बजे के बाद भी, तो ऐसे में शायद ही इनमें से कोई जिंदा हो और मौत का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। तो बचाव कार्रवाई जैसे जैसे आगे चलेगी हम आपको अपडेट रखेंगे। ये एक तरफ की बात, हादसा पेश आया है, लेकिन फिलहाल नेशनल हाईवे के ऊपर जो ट्रैफिक दोनों तरफ से चल रहा था उसमें किसी तरह का खलल नहीं है, यह भी कंफर्मेशन इस वक्त की जा रही है। बात जरा अमरनाथ यात्रा के हवाले से जो बड़े पैमाने पर तैयारियां अब गौहर की जा रही हैं। जी हाँ, यात्रा की बात करेंगे। यात्रा 2022 की तकरीबन 2.5 साल बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। 30 जून से बाज़ाब्ता तौर पर इसकी शुरुआत होगी और यात्रा से कबल हुकूमत का एक और अहम फैसला, जो इंतजामिया का एक और फैसला जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कि चंदनवानी और बारतल में अब 100 बेडों पर मुश्तमिल अस्पताल बनेगा, यानी कि DRDO अस्पताल। इस सिलसिले में पहले ही मामला DRDO हुकाम के साथ उठाया गया है। जब वज़ीर दिफा के साथ LG मनोज सिन्हा की नई दिल्ली के अंदर मुलाकात हुई तो ये 2 अहम मामले उठाए गए थे। जब
DRDO अस्पताल 2 अहम मकामात पर, और साथ ही साथ सड़कों के लिए जो राब्ता बालतल यानी कि गुफा की तरफ जो राब्ता सड़कें आती हैं उस पर BRO की जानिब से मदद लेने के हवाले से दरख्वास्त की गई थी LG इंतजामिया की जानिब से। और मंसूबा जो है मुख्तसर मुद्दत के लिए है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा जब ख़त्म होगी ये शिफ्ट यानी कि 2 अस्पताल जो कायम किए जाएंगे, एक तो बालतल के अंदर और साथ ही साथ जो चंदनवारी पर DRDO की जानिब से मेक शिफ्ट अस्पताल होंगे। और इसी मुद्दत के लिए जब यात्रा खत्म हो, यात्रा के दौरान ये 2 अस्पताल होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी भी रहती है। इस सिलसिले में वज़ीर दिफा के साथ ये मामला उठाया गया था कि अस्पताल की कमी की वजह से, जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से यात्रियों को मुश्किलात पेश आ रही। इस सिलसिले में ऑक्सीजन के हवाले से यहाँ पर सहूलियात रखी जाए। अब बाज़ाब्ता तौर पर अब 100 बेडों पर मुश्तमिल 2 अस्पताल बनाए जाएंगे। इस सिलसिले में मीटिंग हुई है डॉक्टर अतुल गोयल जो कि डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हैं भारत सरकार के, उनकी सदारत में मीटिंग हुई है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया को यह हुक्म दिया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO हैं श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के जम्मू कश्मीर के अंदर, चूंकि उन पर बड़ी जिम्मेदारियां इस बार होंगी, तो दोनों से कहा गया कि 100 बेडों पर मुश्तमिल जो अस्पताल है वो बनाया जाना चाहिए अमरनाथ यात्रा के हवाले से, और जल्दी जो है मुख्तसर मुद्दत के लिए इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाए। इसमें बड़ी बात यह है कि अभी तक जो डिटेल सामने आई है, DRDO के साथ ये मामला डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की तरफ से उठाया गया और DRDO इसे बनाने में भरपूर ताउन करेगा, मदद करेगा, और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की तरफ से इस सिलसिले में हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। तो चंदनवारी और बालतल में इस बार जो है अमरनाथ यात्रा के लिए मुख्तसर मुद्दत के लिए 100 बेडों पर मुश्तमिल अस्पताल बनेगा, जिससे तिब्बी सहूलियात को यकीनी बनाया जा सकेगा। इधर यात्रा की बात हो रही है तो सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तैयारियां की जा रही हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है उससे निपटने के लिए कोशिशें और टारगेट किलिंग से बचने के लिए ये सारे मामलात पुलिस, फौज और दीगर इदारों के जो है वो नोटिस में आई हैं। और इस बीच जो मीटिंग हुई है उसमें एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां पर खास तौर से यूटी के अंदर मौजूदा वक्त में जो तकरीबन 2 बरसों के बाद सालाना अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में पुलिस के साथ साथ फौज और सुराग रसा जो एजेंसियां हैं उनसे वाबस्ता अफसरान की जानिब से मीटिंग की गई है। और इस मीटिंग का मकसद ये था कि मौजूदा वक्त में तमाम इदारे अपनी अपनी जगह कैसे इस वक्त तैयारी कर रहे हैं। और इस इजलास का हिस्सा जहां पर जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो कि लेफ्टिनेंट जनरल मजिंदर सिंह थे, वो इस मीटिंग का हिस्सा थे, फौज की क़यादत कर रहे थे। इसके अलावा जम्मू सूबे के अंदर जहां पर नगरोटा में ही मीटिंग हुई है, तो अगले महीने जब यात्रा होगी तो जम्मू से चूंकि इसका आगाज होना है, तो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकेश सिंह भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस मीटिंग का हिस्सा थे। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो इस मीटिंग का हिस्सा थे। साथ ही साथ ADGP मुकेश सिंह जो कि जम्मू में पुलिस की तैयारियां क्या कुछ हैं वो इस पर ब्रीफ कर रहे थे। और आने वाले दिनों के अंदर चाहे वो हाई डेफिनेशन सिक्योरिटी के साथ साथ कैमरास लगाने की बात हो, नेशनल हाईवेज के ऊपर नजर रखने की बात हो, या फिर भगवती नगर बेस कैंप जहां से यात्रा का पहला जत्था वादी कश्मीर के लिए रवाना होगा, तो उन सारी चीजों पर डिटेल डिस्कशन करने के बाद अब जाकर सूरत हाल को डिस्कस इस मीटिंग में भी किया गया है। इधर बात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दौरे के हवाले से भी, जिनका दौरा दिल्ली 5 दिन का खत्म हो चुका है, वापस श्रीनगर पहुंच गए हैं और श्रीनगर पहुंचते ही उनने यात्रा को लेकर वजारत दाखिला के साथ मीटिंग में नई दिल्ली में जो बातचीत हुई थी, उसके बाद उन्होंने श्रीनगर पहुंचने के बाद ही एक बार फिर से तैयारियों के मुतालिक जायजा लिया है और वापसी के फौरन बाद सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल मुतल्लिकीन के साथ LG ने किया है। जी हाँ नाज़रीन, LG की जानिब से जहाँ नई दिल्ली के अंदर वजारत दाखिला और दीगर अफसरान आला सतही जो मीटिंग हुई थी नई दिल्ली के अंदर जम्मू कश्मीर के मौजूदा जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसको लेकर, उसके बाद ही जब LG कल श्रीनगर पहुँचे तो जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है उस सिलसिले में फ़ौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ साथ जो इंटेलिजेंस इदारों के आला अफसरान हैं उनके साथ एक मीटिंग हुई है। और मीटिंग के बाद ही ये फैसला लिया गया है कि जम्मू कश्मीर में मज़ीद 15,000 इजाफी फोर्सेस की तैनाती होगी और साथ ही साथ जो अमरनाथ यात्रा है जो 30 जून से शुरू होगी, इसको किस तरह से सिक्योरिटी ग्रिड को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा, इस सिलसिले में फोर्सेज एहलकारों जो अफसरान हैं उनके साथ ही तबादला ख्याल हुआ है, बातचीत हुई है और मज़ीद फोर्सेस की तैनाती, क्योंकि पहले ही वजारत जो दाखिला है उनकी जानिब से उसे मंजूरी मिली है और 15,000 के करीब इजाफी फोर्सेज एहलकारों को जम्मू कश्मीर के अंदर तैनात किया जाएगा, जिसके साथ साथ ही 85% तकरीबन वादी कश्मीर के अंदर और 15%
जम्मू सूबे के अंदर इन फोर्सेज एहलकारों को तैनात किया जाएगा। इस बीच जानकारी ये भी मिली है कि दिल्ली के अंदर जो मीटिंग हुई है उसमें इस पर तबादला ख्याल हुआ कि 150 कंपनियां जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की वो टारगेट किलिंग को रोकने के लिए, और इनमें 85% के करीब जो फोर्सेस हैं वादी के अंदर तैनात की जाएंगी और जम्मू के अंदर तकरीबन 15% के करीब जो फोर्सेस हैं, यानी 150 कंपनियों में से 15% हिस्सा जो है वो जम्मू को दिया जाएगा। और 30 जून से जब मीटिंग का आगाज होगा तो 150 कंपनियां जिनमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीआरपीएफ की हैं, वो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा वक्त में एक तो अमरनाथ यात्रा को कामयाब बनाने के लिए बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं, और दूसरा टारगेट किलिंग के जो हालिया वाकयात हैं उससे बचने के लिए इस पर भी तफसीली तबादला ख्याल एक नई दिल्ली के अंदर और राजभवन के अंदर, जहां पर जम्मू कश्मीर में भी जाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस सूरत हाल पर बात की है। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर जब आला सतही इजलास हुआ था वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में 17 तारीख को, तो उसमें भी कहा गया था कि 15% हिस्सा जिस पर मोहर लग गई है, कुल 150 कंपनियां जो इस बार तैनात की गई हैं, 85% वादी के अंदर जिन जवानों की तैनाती अमल में लाई गई है और 15% जम्मू के अंदर, इन पर दोनों तरह की जिम्मेदारियां, एक तो टारगेट किलिंग से बचने के लिए मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इनको डिप्लॉय किया जाएगा, दूसरा हसास इलाकों के अलावा जो अमरनाथ यात्रा के रूट्स हैं वहां पर भी इनकी तैनाती इस बार अमल में लाई जानी है। सिक्योरिटी के साथ साथ अब बात जरा इंटरनेशनल बॉर्डर्स की भी करते हैं, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे जहां आप देख रहे हैं कि हालिया जो तशद्दुद के वाकयात थे या गोलीबारी हुआ करती थी वो पिछले साल से रोकी पड़ी है। फायरिंग दोनों अतराफ से रोकी गई थी, लेकिन सरहदों पर सुरंगें मिलने का दौर आज के वक्त में भी जारी है, और जो खुफिया इदारों को या जो सुराग रसां इदारे हैं उन्हें जो जानकारी है उसके मुताबिक मौजूदा वक्त में भी इस तरह की कोशिशें जहां शायद ऐसे मंसूबों को अंजाम दिया जा सकता है जिससे फोर्सेस को या शहरियों को नुकसान उठाना पड़े, दरअंदाजी हो और ड्रोन की सरगर्मियां हो, ये भी दिफाई जराए के मुताबिक अफवाज के लिए, पुलिस के लिए, दीगर इदारों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज बना है, दर्द सर बना है। और पिछली एक दहाई के दौरान जम्मू सूबे के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर पर, या जिसे आप बैनुल-अक़वामी सरहद कहते हैं, इस सरहद के ऊपर 11 सुरंगों का पता चला है, और सरहद के करीब जो सुरंगों का इस्तेमाल है इसका इस्तेमाल करते हुए मिलिटेंट ट्रूप की जानिब से दरअंदाजी के बाद ट्रकों में ये भी इतलात मिली कि जनूबी कश्मीर का सफर कर सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए मिलिटेंट जब पहुंचते हैं तो वो बाइस से तशवीश बने हैं, क्योंकि ना तो दरअंदाजी को मुकम्मल तौर पर रोका गया है, ना ही कौमी शाहरा पर मिलिटेंटों की नकलो हरकत पर कोई नजर आज के वक्त में रखने के लिए कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन इस तरह का चलाया गया है। जानकारी के मुताबिक गुज़श्ता माह 22 अप्रैल को बैनुल-अक़वामी सरहद के साथ जब सांबा से 2 मिलिटेंटों की दरअंदाजी की इतलात मिली और उसके बाद सुंजवा के अंदर एनकाउंटर हुआ, हमले की खबर मिली और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने आईबी पर एक सुरंग का पता लगाया जिससे मिलिटेंटों ने दरअंदाजी के लिए कोशिश की थी, बल्कि कामयाब भी इस कोशिश में हुए थे, यानी सुरंग से कामयाबी के साथ वो दाखिल हुए थे। ये खबर इदारों की अलग अलग रिपोर्ट्स भी सामने आई थी, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट्स जो थी जिसके मुताबिक इन ऑपरेशन को सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर पर शुरू किया गया था। बीएसएफ ने गुज़श्ता एक दहाई में कुल 11 सुरंगों का पता लगाया है जम्मू के अंदर, और पिछले साल फोर्सेज ने जनवरी में कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में 2 सुरंगों का पता लगाया, लेकिन जब इंटेलिजेंस इनपुट्स थी कि पाकिस्तानी रेंजर्स हों या मिलिटेंट्स की जानिब से नई जो सुरंगें इसके तामीर करने के लिए कोई कमी नहीं देखी जा रही है, कोशिशें और भी तेज़ की गई हैं, और इतलात थी कि पाकिस्तान ने मुख्तसर अरसे में सुरंगें खोदने के लिए चीन से नई टेक्नोलॉजी हासिल की है, जिसके बाद ऑपरेशन तेज़ किया गया। लेकिन आज के वक्त में ये खबर बताने का मकसद सिर्फ ये कि 11 सुरंगें मिली हैं। दिफाई जराए या जो खुद इदारे हैं वो मानते हैं कि 11 सुरंगों का पता अलग अलग इलाकों में लगाया गया इंटरनेशनल बॉर्डर पर, वो भी हसास इलाके हैं, लेकिन इसके बावजूद कौमी शाहरा के ऊपर मिलिटेंटों की नकलो हरकत पर आज के वक्त में नजर नहीं है दिफाई जराए के मुताबिक। वहीं दरअंदाजी या ड्रोन की सरगर्मी जिस तरीके से 27 तारीख से पिछले साल से और इस साल से बढ़ी है, वो भी एक बड़ी परेशानी का सबब है। दूसरी बात यह है कि बीएसएफ के जरिए, आईबी के साथ और पुलिस के जरिए जम्मू पठानकोट और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराओं के साथ चौकसी को मजबूत करने की जरूरत है। इस बात को यकीनी बनाने पर आज के वक्त में जोर दिया जा रहा है, चूंकि अलग अलग इलाकों के अंदर दरअंदाजी के बाद जम्मू खित्ते में एनकाउंटर्स अगर देखे गए हैं तो उसके बाद वजह एक बताई गई है कि इंटरनेशनल बॉर्डर से दरअंदाजी हुई है, लेकिन दरअंदाजी को रोकने के लिए इकदामात एलओसी पर या फिर आईबी पर काफी ज्यादा जरूर नजर आते हैं, लेकिन खुद इदारों के सरबराहान या फिर दिफाई जराए मानते हैं कि मौजूदा वक्त में यूनियन टेरिटरी की जो अहम शाहराएं हैं, जिनमें जम्मू पठानकोट और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के ऊपर इस वक्त दरअंदाजी के बाद जो मिलिटेंट्स नकलो हरकत करते हैं उस पर और ज्यादा और करीब से नजर रखने की जरूरत है।
वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा सेहत की तरफ से एक नया फरमान जारी किया गया है। क्या बात इसमें मुलाजमीन की है, डॉक्टर्स के लिए क्या है, और उन लोगों की अब खैर नहीं जो सियासतदानों का सहारा लेकर असर रसूख रखने वाले लोग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर अलग अलग जगहों पर, लेकिन साथ ही साथ महकमा सेहत के अंदर भी गलत फायदा उठाते हैं असर रसूख का और तबादले कराते हैं, उन पर भी एक्शन होगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, उस पार पूरी खबर।